नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, मैं धारा सिंह गुर्जर। अपन शुरुआत करते हैं अपने उसी टॉपिक की दोस्तों, जो आपका गुप्त काल चल रहा था। देखिए दोस्तों, गुप्त काल के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे। अपनी इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत आनंद के साथ में अपन पढ़ेंगे दोस्तों इस काल को। और यहाँ से दोस्तों कोई भी जो भारत या राजस्थान की आपकी कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम होती है, इस एग्जाम में दोस्तों आपका 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना रहती है। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में जो आपका मौर्य काल है या गुप्त काल है, वहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों अपन गुप्त काल पढ़ रहे थे। गुप्त काल के अंतर्गत बहुत अच्छी तरीके से अच्छी डिटेल के साथ में अपन इन चीजों का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। देखिए दोस्तों, अपने इस क्लास को अपन आगे करते हैं। दोस्तों मैं आप में यही जुनून और यही जोश और यही जीत की जो उम्मीद है, हम यही देखना चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं वो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, उससे आपके अंदर जो जीत की जो जिज्ञासा है वो दोस्तों पूरे राजस्थान के अंदर आप जीत करके हमें दिखाओगे। तो दोस्तों देखिए, जो आपके अंदर जो क्लास है, जीत का रण यानी कि आगाज हो चुका है दोस्तों, और अपन इस जीत के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। उस तैयारी में दोस्तों आप भी हमारे साथ होंगे, तभी आप इस युद्ध को जीत पाएंगे। देखिए दोस्तों, अपन देख रहे थे अपनी जो क्लास थी वो क्लास दोस्तों गुप्त काल के बारे में अपन ने सामान्य परिचय पिछली कक्षा में अपन ने देख लिया था। और उस चीज से जहां से हमने छोड़ा था दोस्तों, हम वहां से इसको आगे करते हैं। देखिए दोस्तों, जो अपन ने गुप्त काल था कि गुप्त काल का जो समय है कि किस समय के दौरान भारतीय इतिहास के अंदर गुप्त काल का राजाओं ने हमारे देश के जो मगध साम्राज्य था उसके ऊपर शासन किया। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो आपका गुप्त काल है या इतना बड़ा जो आपका एम्पायर जिस व्यक्ति ने खड़ा किया, उस व्यक्ति के बारे में अपन ने सामान्य जानकारी अपन ने देखी दोस्तों, प्राचीन काल में मौर्य काल के बाद में हमारे देश के अंदर जो बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ वो दोस्तों आपका गुप्त एम्पायर के अंतर्गत हुआ। यानी कि गुप्त शासकों के द्वारा हमारे देश में इतना बड़ा साम्राज्य या इतना बड़ा साम्राज्य हमारे देश में स्थापित किया कि पूरे भारतवर्ष के अंदर दोस्तों कुछ समय के लिए गुप्त राजाओं का शासन स्थापित हो गया। ध्यान रखना, आपको ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना दोस्तों आपको पड़ेगा, नहीं तो अपन हर चीज को यहाँ अच्छी तरीके से अच्छे डिटेल के साथ में और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में हर शब्द का अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन ने गुप्त काल के बारे में समय देख लिया, समय के साथ में कि इस वंश की शुरुआत किसने की और किस समय की, इसकी शुरुआत या संस्थापक इसका जनक जो था उस व्यक्ति के बारे में अपन जो श्री गुप्त, इस व्यक्ति इस वंश का जो संस्थापक था श्री गुप्त या गुप्त, उस व्यक्ति के बारे में अपन ने पिछली क्लास में विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी दोस्तों। फिर अपन ने आगे देखा कि आपके जो श्री गुप्त था उसके मरने के बाद में इस मगध साम्राज्य के ऊपर गुप्त वंश का जो दूसरा राजा आपका बना घटोत्कच नाम का व्यक्ति या गुप्त जो व्यक्ति था उसका पुत्र इस मगध साम्राज्य के ऊपर अपना शासन इस व्यक्ति ने स्थापित किया। घटोत्कच के बारे में दोस्तों अपन ने जानकारी ले ली थी, वहां तक अपन इसको पढ़ चुके थे। अब घटोत्कच के बाद में गुप्त वंश का जो राजा होगा उसके बारे में आज हम इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मैं सभी जो साथी हैं जो जुड़े हैं उनको दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को। और अपन इस क्लास का आगाज करते हैं सभी साथियों को। देखिए दोस्तों, एक बार आप इस क्लास को अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, दबा के इसको शेयर करें और दबा के इसको लाइक करने का प्रयास करना। क्योंकि दोस्तों जिन विद्यार्थियों को या जिन साथियों को इस क्लास का पता नहीं है, एक बार आप शेयर करके उन दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा कि हिस्ट्री की जो क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आपके इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकूं,
देखते हैं कि कौन कौन इस क्लास को शेयर करता है और लाइक करता है दोस्तों। फिर अपन इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत आनंद के साथ में दोस्तों अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। इतना आनंद आएगा कि आप जैसे इतिहास को कहानियों के अंदर पढ़ते हैं, वही तरीका अपन यहां पर देखेंगे दोस्तों। बहुत आनंद आएगा। देखिए शुरुआत करते हैं आपका गुप्त काल। गुप्त काल में दोस्तों अपन ने सबसे पहले श्री गुप्त, ध्यान देना बेटा, इसका पुत्र है घटोत्कच। जहां तक अपन ने पिछली क्लास के अंतर्गत अध्ययन कर लिया था। अपन आगे चलते हैं कि इस भाई साहब का एक पुत्र है, क्योंकि इसका जब समय पूरा हो जाता है तो इसके पुत्र ने मगध साम्राज्य के ऊपर शासन किया और उसका नाम आता है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम आता है बेटा? चंद्रगुप्त प्रथम। यानी कि मगध साम्राज्य पर दोस्तों कौन राजा बनता है? मगध साम्राज्य पर दोस्तों आपके चंद्रगुप्त नाम का व्यक्ति शासन करने बैठ जाता है घटोत्कच के बाद में। ये व्यक्ति दोस्तों घटोत्कच का पुत्र था, इसीलिए ये आपके मगध साम्राज्य का राजा बनता है। देखिए दोस्तों, जो आपका चंद्रगुप्त नाम का जो व्यक्ति है, इसका समय दोस्तों अपन देखते हैं कि 319 ईस्वी से लेकर के दोस्तों 335 ईस्वी तक, यानी कि इस समय के दौरान आपके इस चंद्रगुप्त नाम के व्यक्ति ने मगध साम्राज्य के ऊपर अपना शासन किया। यानी कि इस समय के दौरान इस व्यक्ति ने मगध के राज्य के ऊपर अपना शासन किया। तो यहां तक कोई समस्या नहीं दोस्तों। चले आगे देखिए, आगे अपन चलते हैं कि देखिए दोस्तों, आपके जो गुप्त काल था, गुप्त काल की भाषा आपकी आ जाती है, कई बार आपके प्रश्न आ जाता है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए देखिए बेटा संस्कृत, कि गुप्त काल की भाषा क्या थी? संस्कृत। और इसी गुप्त काल में गुप्त राजाओं का, ध्यान देना बेटा, गुप्त राजाओं का राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह दोस्तों गरुड़ था। ध्यान देना बेटा कि चंद्रगुप्त मौर्य 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक आपके मगध साम्राज्य के ऊपर इसने शासन किया। और इसके बारे में अपन देखते हैं कि सबसे पहले आपके गुप्त वंश का जो राजा था वो था दोस्तों श्री गुप्त नाम का व्यक्ति। इस व्यक्ति ने आपके गुप्त वंश की स्थापना की और इसने कुछ समय तक ही आपके मगध साम्राज्य के ऊपर अपना अधिकार कायम रखा। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्र घटोत्कच को मगध साम्राज्य का शासन भार संभालना पड़ा। जब घटोत्कच ने शासन संभाला, बढ़िया तरीके से इसने मगध साम्राज्य के ऊपर अपना अधिकार किया, अपना शासन किया, बहुत शांति के तरीके से शांति स्वरूप के रूप में इसने मगध साम्राज्य के ऊपर शासन किया। इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने आपके मगध जो साम्राज्य था उस पर बेटा इसने अपना शासन शुरू किया। यानी कि घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध साम्राज्य के ऊपर अपना शासन प्रारंभ किया और इसका समय था बेटा आपका 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक। इस समय के दौरान चंद्रगुप्त प्रथम नाम का व्यक्ति आपके मगध साम्राज्य के ऊपर शासन करता है। देखिए दोस्तों, सामान्य जानकारी के लिए अपन को एक दो चीजें और देखनी है कि गुप्त काल की जो भाषा थी आपकी क्या थी? संस्कृत।
गुप्त राजाओं का जो राजकीय चिन्ह था दोस्तों आपका क्या है? गरुड़। क्या है बेटा? गरुड़। कई बार आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त काल का राजकीय चिन्ह क्या था? मौर्य काल का राजकीय चिन्ह मोर है, जबकि आपके गुप्त काल का राजकीय चिन्ह क्या माना गया है दोस्तों? गरुड़ को इसका राजकीय चिन्ह माना गया है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलते हैं आगे आपके गुप्त काल की और मगध साम्राज्य के ऊपर कि आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य के अंदर अपना राजा बनाया, शासक बना, तो इसने मगध साम्राज्य में क्या क्या काम किए या क्या क्या इसकी उपलब्धियां रही उसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए बेटा, चलते हैं अपन चंद्रगुप्त प्रथम। समय है इसका आपका 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। ध्यान में रह जाएगा सबके बेटा, कोई समस्या नहीं। देखिए बात करते हैं, इसका समय हो गया घटोत्कच के बाद उसका बड़ा पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम मगध साम्राज्य का आपका राजा बनता है और इसका समय है 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे अपन देखते हैं बेटा कि इस भाई साहब ने लिच्छवी राज्य की राजकुमारी, ध्यान देना बेटा, लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। क्या किया बेटा? विवाह किया। लिच्छवी जो राज्य था आपका, लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी कुमार देवी। कुमार देवी से विवाह किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम नामक जो व्यक्ति था या जो राजा था मगध राज्य का, इस राजा ने आपके लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी, क्या नाम था? कुमार देवी। कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया, विवाह कर लिया। विवाह करने के उपरांत दोस्तों, विवाह करने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए बेटा? सोने के सिक्के चलाए। ध्यान देना कि चंद्रगुप्त ने जब लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तो इस विवाह के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चलाए? सोने के सिक्के चलाए, जिनको इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से अपने हिसाब से उनको जाना। अब देखते हैं कि कौन कौन से नाम से इन्होंने जाना है और क्या है। देखिए बेटा, इन सिक्कों का जो नाम हमें प्राप्त होता है, देखिए बेटा, चंद्रगुप्त कुमार देवी, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के। ध्यान देना, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के। आगे जाते हैं बेटा, अगला नाम हमें प्राप्त होता है लिच्छवी प्रकार के सिक्के। अगला कौन सा है बेटा? लिच्छवी प्रकार के सिक्के। लिच्छवी प्रकार के सिक्के हो गए। अगला हमें इसका नाम प्राप्त होता है राजा रानी के सिक्के। राजा रानी के सिक्के, यानी कि चंद्रगुप्त कुमार देवी के प्रकार के सिक्के, लिच्छवी प्रकार के सिक्के, राजा रानी के प्रकार के सिक्के, इन सिक्कों के नाम से जाना जाता है और इनको एक नाम और प्राप्त होता है और वो नाम है दोस्तों आपका कि विवाह प्रकार के सिक्के। ध्यान देना बेटा, विवाह प्रकार के सिक्के।
इन सिक्कों को इतने नामों से जाना जाता है और कई बार दोस्तों आपकी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार ध्यान देने का प्रयास कीजिए बेटा। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम नाम का व्यक्ति आपका मगध साम्राज्य के ऊपर शासन करता है, शासन संभालता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद मगध का राजा ये व्यक्ति बन जाता है। ध्यान देना बेटा, कौन बन गया राजा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम मगध साम्राज्य का राजा बन जाता है और इसने इस समय के दौरान यानी कि इतने वर्षों तक आपके मगध साम्राज्य के ऊपर शासन किया। यहां तक कोई समस्या नहीं है, क्लियर है मामला? आगे चले। देखिए, इस व्यक्ति ने लिच्छवी राज्य था भारत में प्राचीन काल में नेपाल के अंदर, और इस राज्य की राजकुमारी थी कुमारदेवी। क्या नाम था बेटा? कुमारदेवी। इस राज्य की राजकुमारी कुमारदेवी के साथ में इसने विवाह किया। किसने? चंद्रगुप्त ने। किसके साथ में? कुमारदेवी के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? विवाह किया। और विवाह करने के बाद में इसे चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चलाए? सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए बेटा? सोने के सिक्के। सोने के सिक्के चलाए। इन सिक्कों को बेटा अलग अलग नामों से इतिहास में जाना जाता है। ध्यान देना कि इन सिक्कों को सिक्के किसके उपलक्ष्य में चलाए? विवाह के उपलक्ष्य में। किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इतिहास में इन सिक्कों को बेटा अलग अलग नामों से जाना जाता है और आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत आपके इन्हीं नामों को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए बेटा, सबसे पहले इसका जो नाम आता है, नाम है चंद्रगुप्त कुमारदेवी प्रकार के सिक्के, यानी कि इन सिक्कों को बेटा चंद्रगुप्त और कुमारदेवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला नाम हमें प्राप्त होता है कि इन सिक्कों को बेटा लिच्छवी प्रकार के भी इनको इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए बेटा, इन सिक्कों को राजा रानी के सिक्कों के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। किस नाम से बेटा? राजा रानी के सिक्कों के नाम से भी इनको इतिहास के अंतर्गत जाना जाता है। तो यहां तक समस्या नहीं है। आगे देखिए, एक नाम हमें इन सिक्कों का और प्राप्त होता है और वो नाम है दोस्तों विवाह प्रकार के सिक्के, कि इन नामों को इतिहास में विवाह के प्रकार के सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक समस्या नहीं होगी। हमने अच्छे तरीके के साथ में यहां तक मामले को सलटा दिया है। आगे चले बेटा, चले आगे। देखिए, आगे चलते हैं बेटा। आगे अपन देखते हैं कि आपके इस चंद्रगुप्त ने कुमारदेवी से विवाह के उपरांत दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमारदेवी से विवाह के उपरांत महाधीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ध्यान देना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रगुप्त ने कुमारदेवी से विवाह के बाद में सोने के सिक्के चलाए, जिनको अनेक नामों से इतिहास में जाना गया है। और इस विवाह के उपरांत ही चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या धारण की? महाधीराज की उपाधि धारण की। इस चंद्रगुप्त प्रथम के पहले गुप्त वंश में दो राजा हुए, श्री गुप्त और घटोत्कच।
दोनों ने दोस्तों महाराज की उपाधि ही धारण की थी, जबकि महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला आपका पहला राजा कौन है गुप्त काल में? चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान रखना कि गुप्त काल में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और इस भाई साहब ने ये उपाधि कब धारण की? कुमार देवी से विवाह करने के बाद में इसने ये उपाधि धारण की। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। चंद्रगुप्त ने अपना राज्याभिषेक 319 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया? 319 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और राज्याभिषेक के समय इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। ध्यान देना बेटा, यहां बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान देना कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर एक घोषणा की और एक अच्छी चीज का इसने प्रारंभ किया। और वो प्रारंभ था दोस्तों कि इसने एक अलग नया संवत चलाया और उसका नाम रखा गुप्त संवत। किस वर्ष चलाया? 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत की शुरुआत की या गुप्त संवत की स्थापना की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए एक बार और देख लीजिए इस चीज को। देखिए बेटा, चंद्रगुप्त ने कुमार देवी से विवाह के उपरांत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने कुमार देवी से विवाह के बाद में दो बातें या दो काम इसने बहुत अच्छे किए। पहला काम इसने किया, सोने के सिक्के जारी किए कुमार देवी के विवाह के उपरांत। यानी कि कुमार देवी के विवाह करने के पश्चात इसने काम जो किए, पहला था सोने के सिक्के इसने जारी किए। दूसरा काम इसने किया कि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज की उपाधि किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे देखिए बेटा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना राज्याभिषेक 319 ईस्वी में करवाया था। ध्यान देना, कब करवाया? 319 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक जिस वर्ष इसने करवाया उसी वर्ष दोस्तों इसने गुप्त संवत की शुरुआत या स्थापना भी की। किस चीज की स्थापना की? गुप्त संवत की, या गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की। तो यहां तक कोई समस्या? मामला क्लियर है बेटा यहां तक? आगे बढ़े, एक बार देख लो आप ढंग से ब्लैक बोर्ड को आराम से, क्या है क्या नहीं है। अपन आगे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा आगे चलते हैं अपन। अरबी लेखक है अल बरूनी, नाम सुना होगा आपने।
अल बरूनी ने, ध्यान देना बेटा कि अरबी लेखक अल बरूनी ने इस बात का उल्लेख किया है। कौन सी बात का उल्लेख किया है बेटा? अल बरूनी ने इस बात का उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह के पश्चात महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये बात कौन कह रहा है? अल बरूनी कह रहा है। जो अरबी लेखक था उसने कहा कि इस बात का उल्लेख अल बरूनी भी करता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह के उपरांत क्या किया? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि किस लेखक ने ये बात स्वीकार की है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की है? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। आगे देखिए बेटा, चंद्रगुप्त ने देखिए बेटा, आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही अपने जीवन काल में अपने पुत्र समुद्रगुप्त को क्या बना दिया बेटा? समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ध्यान देना बेटा कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही अपने जो बड़ा पुत्र था समुद्रगुप्त को अपने जीवन काल में ही चंद्रगुप्त ने क्या कर दिया? अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसको? अपने बड़े पुत्र समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही अपने बेटे को मगध साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया। एक बार देखिए बेटा, इधर देखिए, इसको अच्छी तरह देख ले कि अपन चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अरबी लेखक है आपका अल बरूनी। कौन है बेटा? अल बरूनी। अल बरूनी भी इस बात का उल्लेख करता है कि चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसने कुमार देवी से विवाह किया। विवाह करने के पश्चात इस राजा ने कौन सी उपाधि धारण की? महाधीराज या महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये बात कौन कह रहा है? आपका अल बरूनी।
उसके बाद में चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र, कौन है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। यानी कि अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त को मगध साम्राज्य का राजा घोषित कर देता है। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या नहीं है। चले आगे देखिए। तो ये आपका जो चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त काल का, उसके बारे में अपनी चर्चा पूरी होती है। अपना अगला राजा पढ़ते हैं आपका समुद्रगुप्त। कौन है बेटा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं बेटा। देखिए समुद्रगुप्त आपका गुप्त वंश का अगला राजा आता है। इसका समय है बेटा आपका 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी। इस समय के दौरान भारतीय इतिहास में मगध साम्राज्य का राजा आपका कौन बनता है, समुद्रगुप्त। कौन बनता है बेटा, समुद्रगुप्त। यानी कि इस समय के दौरान भारतीय इतिहास में मगध साम्राज्य का राजा समुद्रगुप्त नाम का व्यक्ति मगध के ऊपर शासन करता है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है बेटा। आगे चलें। देखिए समय हो गया। देखिए इसके पिता का नाम पिता है इसका चंद्रगुप्त प्रथम। माता है इसकी कुमार देवी। यहां तक कोई समस्या नहीं है कि समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम। माता का नाम क्या है, कुमार देवी। क्या है बेटा, कुमार देवी। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में देखिए बेटा कोई दिक्कत नहीं है। इसको चंद्रगुप्त ने भरी सभा में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने बेटे समुद्रगुप्त को भरी सभा में यह ऐलान कर देता है कि मेरे बाद में मगध राज्य का राजा कौन होगा, समुद्रगुप्त होगा। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं कि हमें चंद्रगुप्त के, ध्यान देना बेटा, चंद्रगुप्त के एक अन्य ने पुत्र काच का भी उल्लेख मिलता है। देखिए बेटा, अपन चंद्रगुप्त प्रथम के बाद मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए ब्लैक बोर्ड की, और बहुत आनंद आएगा बेटा, बहुत मजा आएगा। सभी को गुड आफ्टरनून बेटा, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे।
इधर भी देखने का आप प्रयास कीजिए। देखिए बेटा, चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त राजा बनता है और इसने 335 से लेकर 375 तक अपने मगध साम्राज्य के ऊपर शासन करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त था और माता का नाम क्या था? कुमार देवी था। इन दोनों की संतान का नाम क्या था? समुद्रगुप्त था। यहां तक भी कोई समस्या नहीं। समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त ने भरी सभा में अपना क्या घोषित कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया बेटा? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसने? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यानी कि भरी सभा चल रही थी मगध साम्राज्य की, राजा आपका चंद्रगुप्त आपका राजा था, वो अपने सभा का अध्यक्ष था, उसने कर रहा था, तो उसने भरी सभा के अंदर अपने बेटे समुद्रगुप्त को मगध साम्राज्य का राजा घोषित कर देता है अपने जीवन काल के अंतर्गत। देखिए बेटा, हमें चंद्रगुप्त के एक अन्य पुत्र काच का कई किताबों में या उल्लेख हमें प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त के एक अन्य पुत्र था आपका कौन? काच। देखिए आगे अपन देखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं बेटा। देखिए यहां तक कोई समस्या नहीं है। बहुत मजे के साथ, बहुत आनंद के साथ में दोस्त अपन ये क्लास ले रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अपन कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इतनी अच्छी जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, उसके बारे में देखिए। आगे चले बेटा, देखिए आगे अपन चलते हैं और देखते हैं देखिए बेटा, प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाई गई थी और हमें इसके अंदर वर्णन मिलता है। देखिए बेटा, प्रयाग प्रशस्ति के चतुर्थ श्लोक में प्रयाग प्रशस्ति के चतुर्थ श्लोक में चंद्रगुप्त के द्वारा समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है। नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है। देखिए बेटा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार आपके एग्जाम के अंतर्गत भी ये बात पूछी गई है और यहां अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कई बार ये लाइन आपके एग्जाम में आई हुई है। मगध के सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में एक प्रशस्ति लिखवाई। आगे चर्चा करेंगे बेटा, मैं आपको डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा। और उस प्रशस्ति का नाम था प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति। इस प्रशस्ति के चौथे श्लोक में हमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त के द्वारा अपने पुत्र समुद्रगुप्त को मगध राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ध्यान देना बेटा,
उल्लेख कहां मिल रहा है? प्रयाग प्रशस्ति। कहां मिल रहा है? प्रयाग प्रशस्ति में। ध्यान रखना, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि इसकी रचना किसने की, कब की गई, इसमें क्या क्या है, कितने श्लोक इसके अंतर्गत है, किन किन बातों का उल्लेख इस प्रशस्ति में हुआ है, सबके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कौन सी भाषा में लिखी गई, सब चीजें अपन देखेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं बेटा, एक विदेशी व्यक्ति है V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लेकिन ये बात किसने कही पहली बार? V.A. स्मिथ नाम का एक विदेशी या ब्रिटिश इतिहासकार था, उसने ये बात कही कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा, आगे अपन चर्चा करते हैं। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। कहां मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में। देखिए बेटा, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए, बहुत आनंद आएगा। आनंद के साथ में क्लास का भी आप आनंद लो और बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों आपको इतिहास की क्लास लेते हुए। एक बार ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। सभी को नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपके साथ में क्लास लेकर के। लेकिन एक बार आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने का प्रयास कीजिए साथियों। देखिए, अपन गुप्त काल पढ़ रहे हैं। गुप्त वंश में अपन मगध साम्राज्य के राजा समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। समुद्रगुप्त के बारे में अपन ने देखा कि प्रयाग प्रशस्ति के चौथे श्लोक के अंतर्गत हमें चंद्रगुप्त के द्वारा अपने पुत्र समुद्रगुप्त को मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त करने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, देखिए, इंग्लैंड का एक इतिहासकार था V.A. स्मिथ। इस व्यक्ति ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा? भारत का नेपोलियन। ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। अब ये पूछा जाएगा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? किसने कहा? V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। आगे देखते हैं बेटा कि समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? प्रयाग प्रशस्ति। कहां से बेटा? प्रयाग प्रशस्ति। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, देखिए बेटा, देखिए बेटा, आगे अपन चर्चा करेंगे। कल की जो क्लास रहेगी आज तक इतना ही बेटा। और मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं साथियों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं देना चाहता हूं कि आपने इतना अपना जो समय निकाल करके इस क्लास का जो आपने आनंद लिया। दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों को बताने का प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कि उनको ये पता चले कि देव क्लासेस बूंदी
कि YouTube चैनल पर आपकी क्लास को लाइव चल रही है, यानी कि इतिहास की क्लास दोस्तों आपके हाथ में यह है कि इस देव क्लासेज को आप राजस्थान के अंदर नंबर 1 संस्था बना सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने जो साथी है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन तक आप देव क्लासेज बूंदी की कक्षाओं का पहुंचाने का प्रयास आप कीजिए साथियों। तो दोस्तों मैं आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, सभी को राधे राधे बेटा, नमस्कार, सभी को राम राम। देखिए बेटा हम कल इसी समय, इसी जोश के साथ, इसी समय अपन इसी जोश के साथ, इसी जिज्ञासा के साथ इतिहास की क्लास का दोस्तों अपन आनंद लेंगे। दोस्तों रोजाना जो अपन क्लास लेंगे वो आपका समय यही रहेगा, और दोस्तों आप अपने मेहनत को कुछ ज्यादा अच्छा करने का आप प्रयास भी करना। देखिए दोस्तों हम रोजाना जैसे जैसे हम क्लास लेते हैं, हम भी कुछ ना कुछ इसमें नया करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दोस्तों आप भी अपनी जो पढ़ाई है उसमें कुछ नया करने का आप भी प्रयास किया करो। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको नमस्कार करता हूं। मिलते हैं कल दोस्तों, नमस्कार।